आज के इस वीडियो में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। और आज मैं डाल रही हूँ कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के सभी पाठों का प्रश्न उत्तर बारी बारी से डालूँगी। और आज का पाठ है संसाधन व विकास। सीजी बोर्ड का है ये। ब्लूप्रिंट के अनुसार 1 अंक का 2 प्रश्न आएगा और 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न। तो पहले देख लेते हैं 2 नंबर का प्रश्न। नवपाषाण क्रांति किसे कहते हैं? तो खेती व पशुपालन के शुरुआती दौर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है तो मानव प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जिन्हें बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जैसे वन, खनिज, नदी का बहता हुआ पानी, भूमि आदि। खोजी यात्रा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाकर उनका दोहन करने के लिए विश्व के कोने कोने से वैज्ञानिक व भूवैज्ञानिकों को भेजकर उनके दोहन का मार्ग प्रशस्त किया। इसी को खोजी यात्रा के नाम से जाना जाता है। निस्तब्ध वसंत के लेखक कौन हैं? तो रेचल कार्सन निस्तब्ध वसंत के लेखक हैं। प्रश्न 6वां है अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं? किसी वस्तु के उत्पादन के बाद जिन अनुपयोगी तत्वों को फेंक दिया जाता है उन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे गन्ने की खोई, चारा आदि। अगला प्रश्न नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो जो संसाधन प्रकृति में सतत विद्यमान रहता है वह प्राकृतिक क्रियाओं में निरंतर नवीकृत होते रहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में होते हैं, सतत उपयोग से इनका भंडारण कम हो जाता है। ये अपने आप नहीं बनते, जैसे लोहा, कोयला, खनिज आदि। विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प क्या हो सकता है? विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प परमाणु ऊर्जा हो सकता है, जिसे थोरियम व यूरेनियम से प्राप्त किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न संसाधन विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है? प्राकृतिक संसाधन विकास के आधार हैं। कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा के होने के कारण उत्पादन जो है ये हर हमेशा होते रहते हैं। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र की विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होते हैं। शुद्धिकरण या सिंक क्षमता किसे कहते हैं? तो पर्यावरण वैज्ञानिकों ने पर्यावरण की शुद्धिकरण क्षमता या सिंक कैपेसिटी की अवधारणा विकसित की है। पर्यावरण में इतनी क्षमता होती है कि एक सीमा तक प्रदूषण किया जाए तो वो उसे अपने में संग्रहित करके हानि रहित कर सकती है। इसी को हम सिंक क्षमता कहते हैं। एंडोसल्फान क्या है? इसका उपयोग कहाँ किया गया था? तो एंडोसल्फान एक जानलेवा कीटनाशक दवाई है। इसका उपयोग केरल के उत्तरी भाग के कासरगोड में किया गया था। 1976 में काजू की फसल में कीड़े लग गए और इन कीड़ों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से इसका छिड़काव किया गया था। जैविक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो जैवमंडल से उत्पन्न होते हैं
उसी को जैविक संसाधन कहते हैं, कहलाते हैं। जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे मानव, पशु, जीव जंतु आदि। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं पर आधारित होते हैं अजैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल आदि। इसके बाद है 4 नंबर का प्रश्न, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को समझाइए। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन जिम्मरमैन का है। इसका कहना है कि कोई भी संसाधन मूल रूप में प्राकृतिक अवस्था में रहती है। यह प्राकृतिक संपदा तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक मनुष्य इसका उपयोग नहीं करता। मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इन संसाधनों का उपयोग करता है। मानव ज्ञान का सबसे बड़ा संसाधन है। मानव अपने ज्ञान रूपी संसाधन को पदार्थ के माध्यम से कार्य रूप में बदलता है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त मानक और संस्कृति की परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। मानव ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने ज्ञान के माध्यम से कोयले की खोज की। कोयले का उपयोग ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ऊर्जा मानव ने ही निर्मित किया। उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा की खोज मानव ने की और सौर ऊर्जा एक प्रमुख संसाधन बन गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न ये सब 4 नंबर का है। नवीकरणीय संसाधन व अनवीकरणीय संसाधन में अंतर लिखिए। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में निम्नलिखित अंतर है। पहला, नवीकरणीय संसाधन वे है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से नवीकृत होते रहते हैं। यह पृथ्वी पर सतत रूप से विद्यमान है। अनवीकरणीय संसाधन को जो अपने आप में नवीकृत नहीं होते हैं। दूसरा अंतर है, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण वायु, जल, मिट्टी आदि है। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि है। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन के भंडार बढ़ाए नहीं जा सकते। अगला प्रश्न है, जल संसाधन पर कौन कौन से संसाधन निर्भर हैं? तो जल संसाधन प्राकृतिक संसाधन हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं। जल निकायों में झीलें, नदियाँ, महासागर, जलाशय और भूजल शामिल हैं। पानी के उपयोग से सभी जीव जंतु बढ़ते हैं। जल संसाधन पर निम्नलिखित संसाधन निर्भर हैं। पहला, मानव के जैविक जीवन में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। मानव जल पर पूरी तरह से निर्भर है। जल नहीं होता तो मानव का विकास ही रुक जाएगा। इस कारण मानव जल संसाधन पर निर्भर है। दूसरा, उद्योग धंधे बिना जल के संचालित नहीं हो सकते, अतः उद्योग धंधे भी जल संसाधन पर निर्भर हैं। तीसरा, कृषि कार्य बिना जल के संभव ही नहीं है। जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है वहाँ कृषि कार्य वर्षा के जल से संपन्न हो जाती है, लेकिन जहाँ वर्षा ज़्यादा नहीं होती है वहाँ कृषि कार्य के लिए जल सिंचाई द्वारा प्राप्त की जाती है। यह जल नहरों है, तालाबों, नलकूप, पंप आदि से किया जाता है। चौथा, मछली पालन बिना जल संसाधन के संभव नहीं है। मछली पालन आज एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। जलाशयों में मछली पालन किया जाता है। लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यदि जल नहीं होता तो मछली पालन भी संभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त वन, वृक्ष, पेड़ पौधे आदि भी जल पर आधारित हैं। यदि इनको जल नहीं मिलेगा तो ये संसाधन मर जाएंगे, इनका विकास रुक जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव उद्योग धंधे, कृषि, मछली पालन, वृक्षारोपण सभी संसाधन जल संसाधन पर निर्भर हैं। संसाधनों के प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो संसाधनों का संबंध मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से होता है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वायु, जल, भोजन, आवासीय व्यवस्था संसाधनों से ही होती है। मानव जीवन का विकास संसाधनों के उचित प्रयोग पर निर्भर है। यदि संसाधनों का तीव्र गति से दोहन करेंगे तो कुछ समय के पश्चात वे समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण, कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान
स्तर पर जारी रहा तो यह भंडारण विश्व भर में अगले 53 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। भारत खनिज तेल के आयात पर निर्भर है क्योंकि यहाँ तेल का भंडार बहुत कम है। जैसे जैसे भंडार कम होगा, इसके भाव बढ़ेंगे तो भारत सहित कई देशों पर इसका असर होगा। संसाधनों का भंडारण समाप्त होने से यह मानव सभ्यता विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। देश एवं मानव सभ्यता को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है। प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? तो प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग कागज़ के टुकड़े हैं तो कागज़ को भिगो पर अच्छी तरह से कूट कर लुगदी तैयार कर लेना चाहिए। इससे लुगदी का उपयोग घर में सजावट की वस्तु बनाने के लिए किया जा सकता है। चाय पत्ती, तो इसको धोकर सुखा ले और इस सूखी चाय पत्ती का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। वृक्ष की पत्तियाँ, तो ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें वृक्ष की सूखी पत्तियाँ डालती जाएँ, धीरे धीरे सूखकर मिट्टी के रूप में परिवर्तित होने पर उसे खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सब्जियों के छिलके, सब्जियों के डंठल छिलकों को सुखाकर बारीक पीस कर खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। क्या विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर रहना चाहिए? इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? तो हमारे देश में आज सबसे अधिक विद्युत उत्पादन ताप विद्युत से हो रहा है, जहां हम कोयले पर निर्भर हैं। लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर रहना उचित नहीं है, क्योंकि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है और वह प्रदूषण फैलाता है। तो इसके विकल्प पर विचार करना चाहिए। इसके विकल्प हैं, और फिर क्या है, ये कोयला सीमित मात्रा में है तो इसलिए इसके विकल्प तैयार रखने चाहिए, जिसमें जल विद्युत प्रदूषण रहित बिजली उत्पादन की पद्धति है, जिसको देश में बहुत संभावना है। पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने से जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलनी हवाएं पवन चक्की को घुमाती है। विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर नहीं होती है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो एक्टिव पदार्थ को पूरे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा भी अच्छे विकल्प हैं। संसाधन प्रबंधन के उपाय लिखिए। संसाधन प्रबंधन के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक फैलता है उन संसाधनों के वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस आदि का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का नवीकरण करके भी संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकता है। नवीकरणीय के साथ पर्यावरण संबंधी कुछ नियम बनाकर संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकते हैं। तीसरा, कचरों को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना। उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण के प्रदूषण लगाने पर सख्ती बरतना। अलग अलग क्षेत्र अनुसार सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। विशेष प्रदूषक पदार्थ की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण करना, जैसे मरकरी है और लेड है आदि। संसाधनों का समुचित उपयोग। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। आज जिस प्रकार से व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए संसाधनों का सदुपयोग कर रहा है, उसे कम करना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा दुरुपयोग किस प्रकार से रोका जा सकता है, इस पर चिंतन करना होगा। उसके बाद 1 नंबर का प्रश्न है, जिसमें स्तब्ध बसंत के लेखक कौन है, इंडोसल्फान क्या है, जल संसाधन किस पर आधारित है, वन एक कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन किसके मूल आधार है, भविष्य में ऊर्जा के स्रोत क्या है, कचरे को किस प्रकार अलग किया जा सकता है, मछली कौन सा संसाधन है और ये उचित संबंध है। जिसमें कोयला, लौह अयस्क, जंतु, वायु, कोयले का विकल्प क्या हो सकता है, भविष्य की ऊर्जा, बॉक्साइट से प्राप्त, मिट्टी प्रदूषण, संगमरमर, खनिज तेल। इसका उत्तर यह है कोयला अनवीकरणीय है, लौह अयस्क अनवीकरणीय, फिर जंतु नवीकरणीय, वायु सतत नवीकरणीय, कोयले का विकल्प परमाणु ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा, बॉक्साइट से प्राप्त एल्युमिनियम, मिट्टी प्रदूषण रासायनिक खाद से, संगमरमर परिवर्तित चट्टान,
खनिज तेल, जैविक संसाधन। तो इस प्रकार से संसाधन और विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।